बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आपके दिन का अच्छा सा आगाज करने के लिए हम हाजिर हैं और जनाब वीक का भी बिल्कुल पहला दिन है, तो इस वीक को बेहतरीन बनाने के लिए आपको बताएं कि हमें ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं। जनाब आपने क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखी है हमारी? 8 तारीख को आखिरी मैच था और शुक्र है कि हम जीत गए हैं, सीरीज अपने नाम कर ली। चाहे होम ग्राउंड ही था, इब्तिदा तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। पहले T20 सीरीज जीती, अब वनडे सीरीज जीत गए हैं और हमारे जो बैटर्स काम नहीं कर रहे थे उन्होंने अपनी पिच पर काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, ऐसा ही है। और स्मॉग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिकेट पर आगे चलकर जरा डिटेल में भी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ खामियां रह गई, हम व्हाइट वॉश क्यों नहीं कर सके, उस पर भी हम बात करेंगे। स्मॉग की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि 1 या 2 दिन वो बेहतर रही। जब हवाएं चलती हैं तो फिर सूरत हाल में कुछ बेहतरी आती है। आज फिर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 394 है इस वक्त का, और इस वक्त दूसरे नंबर पर है लाहौर आलूदगी में दुनिया में, और पहला नंबर दिल्ली का है 469 है। लेकिन अभी भी हमें एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बिल्कुल एक दिन में ही सोचते हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, मास्क भी उतर जाते हैं और ग्लासेस भी उतर जाती हैं, तो उसमें आपने अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी रखना। एक चीज और भी कि ब्रेक थ्रू हमें क्रिकेट में तो मिला है, लेकिन ब्रेक थ्रू पाक अफगान मुज़ाकरात में नहीं हुआ। आगे चलकर इस पर बात करेंगे। मुल्की सियासत पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बताएंगे 27वीं आईनी तरमीम है, उस पर चाहे मुगैयन थी कि जिसका हफ्ते के रोज काबीना इजलास से मंजूरी के बाद मुसवदा सामने आया है, और मुजवजा ड्राफ्ट जो है वो 48 शिकों और 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और 27वीं आईनी तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का गुज़श्ता रोज एक इजलास हुआ, जिसको कमेटी ने मंजूर कर लिया है। और इजलास में मुजवजा ड्राफ्ट में आइन की 48 शिकों पर मुशावरत भी की गई। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 248 में सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम की भी मंजूरी दी है, जबकि वजीर आजम की ताहयात इस्तिस्ना से मुतल्लिक तरमीम वजीर आजम ने खुद और उनकी हिदायत पर नून लीग ने वापस ले ली है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद इसहाक डार ने बताया कि आईनी तरमीम का मुजवजा ड्राफ्ट कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर पास किया है और आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। जी हाँ, और पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 175 में वफाकी आईनी अदालत के क़याम, जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार, चीफ जस्टिस आईनी अदालत की तैनाती की मुद्दत 3 साल और रिटायरमेंट की हद 68 ईयर्स यानी 68 साल करने की तजावीज़ मंजूर कर ली हैं। आर्टिकल 189 में आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होने से मुतालिक भी मंजूरी दी गई है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करें तो उसकी तश्कील 9 दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान से मुतालिक तरमीम को भी मंजूर कर लिया गया है। आर्टिकल 243 में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तरामीम को भी मंजूर करा लिया गया है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा शामिल करने की मंजूरी दी गई। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। इसके साथ साथ कमेटी ने आर्टिकल 93 में तरमीम करके वज़ीर आज़म के 7 मुशीरों की तकर्रुरी के इख्तियार की मंजूरी भी दी, और सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर करने से मुतालिक आर्टिकल 209 में तरमीम और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। और पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की तब्दीली और सो मोटो पावर से मुतालिक आर्टिकल हज़फ करने की तजवीज़ को भी मंजूर कर लिया है। और कमेटी ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों MKM, ANP, बाप पार्टी और काफ लीग की इजाफी तरमीम को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया भी दिया था। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में सेनेटर्स के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि आज 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से पास हो जाएगी। सब अरकान ऐवान में मौजूद रहें और वोटिंग में भरपूर हिस्सा लें। उन्होंने हिदायत भी की। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत कर रही है। आपको बताएं कि सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए ये कहा है कि सारी ताकत एक विफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। आइन में तरमीम ऐसे है जैसे आप इमारत तबाह कर रहे हो। इसमें तब्दील की जा सकती है अक्सरियत से। 2/3 मेजॉरिटी अगर हो आपके पास तो बिल्कुल मेरे दोस्त बजा फरमा रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी अगर है तो हम इसको तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जो असल अमेंडमेंट होती है उसके पीछे एक ट्रेडिशन भी है, एक तारीख भी है और एक इखलाकियात भी हैं। और वो ये कि जब आप आइन की अमेंडमेंट करेंगे, चूंकि वो पूरी कौम के लिए है, तो वो इत्तेफाक राय से होनी चाहिए।
गुफ्तगू आपने सुनी। और उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। सारी सूरत हाल है जी जो हमने एक्सप्लेन की, इस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर असराना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल। आप लोग सुनाएं कैसा हाल है समोग में, कुछ बेहतरी है? सर अभी तक तो नहीं आई है, आज फिर 394 है क्वालिटी इंडेक्स। आगे चलकर क्योंकि इकदामात भी हो रहे हैं और उसके मौसम थोड़ा सा चेंज होगा तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। आप बताइए, शहर इक़्तिदार का मौसम वैसे तो बड़ा खूबसूरत है, ठंडा भी है, सियासी लिहाज से बड़ा गर्म दिखाई दे रहा है। ये जो 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है आपने भी देखा होगा, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे, आपकी क्या टेक है इस पे? ये पास हो जाएगा? जी बिल्कुल, सियासी तौर पे तो ज़ाहिर है आज एक बड़ा हेक्टिक डे होगा, बड़ा दिन है कि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि आज तरमीम सेनेट से थ्रू हो जाए। लेकिन चूंकि आप जब वो इब्तिदा में कुछ चीज़ें बता रही थी तो मैं एक चीज़ की तस्हीह कर दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा मौजूद है। नया ओहदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जगह पे चीफ डिफेंस फोर्सेज रखा गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। लेकिन ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, ये ओहदा जो भी आर्मी चीफ होंगे उनके पास होगा। अच्छा। ये किसी के लिए पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं है, बल्कि आज आर्मी चीफ हमारे सैयद आसिम मुनीर हैं, तो वो जैसे ही आईनी तरमीम गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो जाएंगे और ये बाले-आज़ ओहदा है। और अभी तक वो आर्मी चीफ, उनकी तकर्री जो है वो 29 नवंबर 2027 तक है। और नवंबर 24 में जो नए कानून बने थे तो एक दफा के लिए एक मुद्दत यानी 5 साल वजीर आज़म और भी बढ़ा सकते हैं। लिहाजा ये ओहदा जो नया तख्लीक किया गया है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जगह पे, ये आर्मी चीफ की पोजीशन के साथ मुंसलिक है। बिल्कुल। बाकी जो आपने आमिर साहब ये भी बताइएगा कि चेयरमैन जो जॉइंट फोर्सेस के चेयरमैन हैं, आपने बताया कि उनके ओहदे की जगह पर ये ओहदा होगा जो आर्मी चीफ के पास होगा। जी बिल्कुल, वो असल में एक सिंबॉलिक ओहदा था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जो 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हो रहे हैं और ये ओहदा खत्म हो जाएगा। और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेरेमोनियल वो थी कि जी ये चेयरमैन है और कभी कभार कोई मीटिंग हो जाए उसमें फोर्सेस की उसकी वो चेयर कर लें, और उनके पास सिर्फ जो एटॉमिक एनर्जी से मुतालिक वो SPD है, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, वो होती थी। अब ये एक तीनों मुसल्लह अफवाज का नया ओहदा तख्लीक किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि सेंस ये आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जंग हमने 10 मई को जीती उसमें साइबर स्पेस, IT सब मिक्स करके के हमने इंडिया को धूल चटाई और पाकिस्तान से अंदर बैठ के उनके ऊपर ऐसे साइबर वार किए कि उनको समझ नहीं आई थी। तो ये बात देखने के लिए कि एक फैसले करने हो और फौरी करने हो तो एक नया निज़ाम तख्लीक किया जाए मुसल्लह अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन का, उसकी बुनियाद पे ये फैसला किया गया है कि ये ओहदा तख्लीक करके ताकि पेशा वराना अमूर में तीनों मुसल्लह अफवाज जो सिनर्जी हमने जंग में दिखाई उसको जाए, क्योंकि दुश्मन को बहुत सारी चीजें हमारी जो नहीं पता थी अब पता चल गई, उससे आगे जाना है और उसका मुकाबला करना। राइट, ठीक है। अच्छा, और आमिर साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब बीमार हैं, क्या फिर भी हुकूमत के नंबर पूरे रहेंगे और हुकूमत सेनेट से आज पास करवा लेगी? उनकी गैर मौजूदगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, कल मैंने सेनेटर अफनादुल्लाह और नासिर भट्ट दोनों से प्राइम मिनिस्टर के शाइये के बाद बात की थी और मेरा सवाल यही था कि हमारा ख्याल था कि 3 ANP के जब मिल रहे हैं आपको तो आपके पास 64 पूरे हो रहे हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी अल्लाह मियां उनको सेहत दे, रात इतलात हमने ऑक्सीजन की दी थी, फिर लेट नाइट ये आया कि वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं, अल्लाह मियां उनको शिफा दे। लेकिन जब मेरी ये बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमारे पास सेनेटर्स फिर भी पूरे होंगे और जाहिर है कि ये कोई खुफिया वोटिंग तो है नहीं, जिसने भी वोट डालना है वो पब्लिकली डालेंगे। आप देखें कि जो नेशनल पार्टी है उसके सरबराह के पास, डॉक्टर मालिक के पास राना सनाउल्लाह और तारिक फजल वहां पहुंचे हुए थे रात और उनसे मुलाकात की है, वोट की रिक्वेस्ट की है कि हुकूमत अपने हर इत्तेहादी को साथ जोड़ रही है। और आपको पता है कि पहले भी कुछ इतलात थी कि कुछ लोग, पिछली दफा जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी तो JUI के 2 सेनेटर्स का JUI ने इल्जाम लगाया था कि वो हमारे साथ नहीं है, कुछ PTI के लोग भी थे, तो मैंने यही बात स्पेशली पूछी तो उन्होंने कहा कि बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पब्लिक में ही आएंगे, वोट तो किसी ने छुप के नहीं डालना, लिहाजा वोट तो डलेंगे। क्योंकि अख्तर मेंगल साहब के भी 2 थे सेनेटर्स, तो उनकी तरफ से बयान हमारे सेनेटर्स को जबरदस्ती वोट डाले गए। तो वो चीजें अगर देखें तो इस वक्त पंजाब से
राना सनाउल्लाह सेनेटर आ गए हैं, केपी से पीपल्स पार्टी नून लीग के और सेनेटर्स भी आए हैं जो केपी में, चूंकि उस वक्त सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इनका ख्याल ये है कि हमारे पास पूरे ज़ाहिर पूरे करने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तवक्को कर रहे हैं कि आज ये आईनी तरमीम सेनेट से गो थ्रू हो जाएगी। बिल्कुल। और आमिर साहब, जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया कि मौसम सर्द और जो सियासी मौसम है घर में, आपको लगता है घर में, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एहतजाज पहले भी हमने देखे हैं काफी ठंडे रहे, कल भी उन्होंने ठंड प्रोग्राम ही रखा है, सियासी तौर पे तो वो ठीक बात है कि उन्होंने कहा कि घरों पे नारे लगाएं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ दें। सियासी लिहाज से मैं समझता हूं कि अगर महमूद खान अचकज़ई को सही रास्ता पीटीआई ने दिया तो वो इमरान खान के लिए भी पॉलिटिकल रास्ता निकाल लेंगे और सियासी तौर पे जलसे जुलूसों का भी। लेकिन जो मारदार प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर केपी के जिम्मे लगा है सोहेल अफरीदी साहब का, और जिस तरह वो बयान दे रहे हैं अमीन गंडापुर से थोड़ा सा आगे जाके कोशिश कर रहे हैं, अच्छा। अगर उस तरह की कोई कॉल आ गई इमरान खान की तरफ से इस दफा फिर, जैसे 26 नवंबर की आई थी, 24 नवंबर की, तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि इनके अपने लोगों की राय है कि अभी फिजा साजगार नहीं है कि कोई बड़ी अवामी तहरीक चलाई जाए, हमें लोगों को तैयार करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन इमरान खान की सरिश्त में नहीं है, गो कि वो 3 साल से मुश्किल में है, मुकाबला कर रहे हैं चीज़ों का, और वो समझते हैं कि वो जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसको घुटनों के बल ले आएंगे, लेकिन वो नहीं ला सके। तो अब भी उन्होंने ये जो चीफ मिनिस्टर बदला इसी वजह से बदला था, और शायद इसी बिना पे, हालांकि डायरेक्ट मैसेज जब सलमान अकरम राजा ने दिया था कि इमरान खान ने कहा है कि गंडापुर फारिग और सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो बात उनकी मान ली गई थी। वो मैसेज अब भी आ सकता है जब भी लोग मिलते हैं, अपनी हमशीरा मिलती हैं, उनके वकला मिलते हैं कि फलान डेट तहरीक की होगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क होगा कि पीटीआई के जो रैंक एंड फाइल्स हैं वो उस तरह मुतहरिक नहीं है, और खास तौर पे जब तक पंजाब उनका आपने जिक्र किया वजीर आला केपी का, एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया उनके ऊपर, आगे चलकर मजीद मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं उनकी? देखिए, ये एक मैसेज है, जो नया मुकदमा नए कवानीन के तहत उनके ऊपर दर्ज हुआ है और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो उनके लिए हैं, और ये मैसेज ही दिया गया है कि आप आके बैठ जाते हैं अडयाला के बाहर और रोजाना एक ऐसी गुफ्तगू करके चले जाते हैं। 5 दफा जब आए हैं, हर दफा वो बयानात को और तल्ख करते हैं, मामलात को बेहतर नहीं कर रहे। तो बेशक उनका ये राइट है, इससे कोई बंदा नहीं कह सकता कि वो अपने लीडर से क्यों ना मिले, लेकिन जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे लगता है कि इदारों के पास ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कुछ और करने जा रहे हैं। वो नवंबर उनके लिए एक बड़ा प्रेशर का था, तो 27वीं तरमीम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने तादियों से ये कहा था कि हम इसका टारगेट रख रहे हैं जुमे तक का, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आज सेनेट से थ्रू हो जाती है तो जुमे से पहले ही फिर ये कौमी असम्बली से भी पास करा लेंगे, या हो सकता है 3 दिन बहस के लिए दे दें, वहां तक ले जाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आज, बहरहाल ये, क्योंकि पहले था कि मंगल तक पास कराएंगे, अब एक दिन तो वो वैसे ही कैबिनेट भी डिले हुई थी, और फिर वो एक दिन लेट हुई, जैसे परसों लेट कर दी गई थी, जो पूरा मुसवदा था कैबिनेट ने जो अप्रूव किया था वो सेनेट में पेश किया। देखें अब कि क्या बनता है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं हुकूमत की जानिब से, हम देख ही रहे हैं। और कानून और इंसाफ की मुश्तरका बानी कमेटी से तो मंजूरी हो गई है, आज सेनेट से मुतवक्के है और फिर कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। आमिर इलियास राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्की सियासी सूरत हाल पर आपने गुफ्तगू की, और अब इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसका तज़किरा करते हैं। तुर्की और कतर की सालसी में ये मुज़ाकरात हुए, 3 दौर हुए और तीसरा दौर में बेनतीजा खत्म हो गया है। आर्जी जंगबंदी तो कायम है, मगर मुस्तकिल अमन के लिए, क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बेएतमादी की लहर पैदा हो रही है, और पाकिस्तान अपने मुतालबे पर अभी भी कायम है और अफगान तालिबान से तहरीरी तौर पर लेने को तैयार है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मगर तालिबान इस बात को तहरीरी तौर पर देने से गुरेजा है और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद दोस्त ममालिक भी कर चुके हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को खत्म हुआ। तयशुदा दौरानिये के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस कार्रवाई ना की। पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर को पनाह दी। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा भी किया। तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान तुर्की और कतर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहता है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
बिल्कुल। साहब, बात करें पाक अफगान मुज़ाकरात के तीसरे दौर की, बेनतीजा खत्म हो गया है और पाकिस्तान का मुज़ाकरात के दौरान एक ही मुतालबा था कि जो दोहा माहिदा है उस पर अमल किया जाए और अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। आप क्या कहेंगे इस पे? इसमें आप अफगान गवर्नमेंट और जो तालिबान है और अवाम को जरा स्ट्रिक्ट कर दें। बेसिकली एक रजीम की बातचीत है पाकिस्तान के साथ, और थोड़ा सा मैं क्विकली एक बैकग्राउंड बता दूं कि पिछले 40 साल ये वायलेंट रजीम चेंज हुआ है अफगानिस्तान में, और ये इस दफा भी कोई नई बात नहीं होगी अगर इसी रविश पे कायम रहते हैं। आप सरदार दाऊद से ऑनवर्ड शुरू हो जाए, नूर मोहम्मद तरकईन है, रफीजुल्लाह अमीन है, बबर कारमल है, डॉक्टर नजीब है, मुजाहिदीन, फिर तालिबान 1, फिर अमेरिका, फिर तालिबान 2। तो ये टोटल शेल्फ लाइफ जो है इसकी 3 से 4 साल ही होती है जो भी वायलेंट रजीम चेंज करके आता है, और ये भी बैरल ऑफ द गन से रूल कर रहे हैं। यहाँ पे तुर्की में काफी हमारे दोस्त हैं अफगान, और पीपल आर वेटिंग कि कब जान छूटती है इस रजीम से। तो एक तो ये बैकग्राउंड है कि अफगानिस्तान को एज अ स्टेट जरूर देखें। आज मैं मुत्तकी साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था जी कि पाकिस्तान की फौज बड़ा ये कर रही है, वो कर रही है। अगर हम अफगान लोगों को वापस अपने घरों में भेज रहे हैं जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बह रही है, तो दे शुड अकोमोडेट ना, वहाँ पे करें। अभी बेसिकली तालिबान रजीम एक इन्फो ऑफ थिएटर बन गया है अजीत डोवल का, आई वुड से, और आपने देखा है कि बेसिकली हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लफाजी और बयानबाजी है। लेकिन अभी इंटरनल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। आई थिंक अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तुर्की में जो डिविडेंट एलिमेंट्स हैं जो होते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली अफगान रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाइक अब्दुल दोस्तम है, बाकी सब लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं। इसी तरीके से नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट बहुत फाल हो चुका है बदख्शान में और शायद पंजशेर वैली में। तो तालिबान शुड रियलाइज कि अगर आपने टिकना है तो आप बिहेव करें लाइक अ नॉर्मल स्टेट, जो वो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली ब्रिगेडियर साहब, मैं यही बात करना चाह रही थी कि पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहरा किया है और अब भी रिक्वेस्ट पर ही दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए, और फिर जो हमारा वफ्द है वो वापस एयरपोर्ट से गया और फिर मुज़ाकरात शुरू किए गए। तो क्यों ये समझ नहीं आ रही बात अफगान तालिबान को कि अगर बार बार तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है तो ये इस हमारे पेशेंस को जो है वो टेस्ट ना करे, क्योंकि इसका खुमियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। आई थिंक 2 रीजन पहले भी शायद बात पे हुई है, जो मेरी यहाँ पे अफगान दोस्तों से बातचीत होती रही है जो पढ़े लिखे लोग हैं। एक जहालत है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, जो लीडरशिप है पूरी देखने में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरा एरोगेंस है। ये जो है ना इनविंसिबिलिटी का एक आई वुड से बबल जो यार दोस्तों ने क्रिएट किया पाकिस्तान में, ये हकीकत में कोई ऐसी चीज नहीं है। पिछले 150 साल से तो अफगानिस्तान ऐसे ही चल रहा है, मतलब इसने कभी लेट्स से एज अ स्टेट बिहेव ही नहीं किया। मेनली या आई है बड़ी पावर ने आके रूल किया, आपस में लड़ते रहे। तो ये जो इनविंसिबिलिटी का एक आई थिंक आई वुड से खन्नास है दिमाग में, हम बड़ी चीज है। देखें, आपके घर में कोई आए तो ठीक है, गुरिल्ला वॉर आप कर सकते हैं, लेकिन नेबर्स के साथ तो आप बाउंड्रीज नहीं बदल सके ना, ईरान की बदली ना सेंट्रल एशिया की ना पाकिस्तान। तो ये आई थिंक एरोगेंस भी जल्दी खत्म हो जाएगी। बाकी जो है तुर्की का आई थिंक बहुत बड़ा हाई पावर डेलीगेशन अभी जा रहा है, आई थिंक अभी इसी हफ्ते शायद आगे डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, इंटेलिजेंस चीफ है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके इस्लामाबाद में मोस्ट प्रोबेबली मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे बात होगी। और दूसरा अभी देखें, सिर्फ इंटरनल प्रेशर अगर आप कैलकुलेट करें बहुत ज्यादा है। आई हैव टॉक टू वन डायस्पोरा, दे आर जस्ट वेटिंग यार जान छुड़ाए हमारी। ब्रिगेडियर साहब, ये जहालत, इसको जहालत कहेंगे, एरोगेंस कहेंगे या वल्नरेबिलिटी कहेंगे? क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि अफगानिस्तान को किसी न किसी की जरूरत होती है टू लीन ऑन, और झुकाव की जरूरत होती है, और उस झुकाव की मदद से ही वो आगे अपनी पॉलिसियां तरतीब देते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात जो है बेनतीजा रहे हैं, इसके आगे मुस्तकबिल क्या होगा? क्या मजीद मुज़ाकरात किए जाएंगे या फिर अब तयशुदा है कि जो भी मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम रहे? ये देखिए, ठीक है, इसमें तातुल तो है, लेकिन मेरी अपनी एक रीडिंग है, साउदी तालिबान को कुछ फेस सेविंग चाहिए। बाकी मैं बात कर रहा था इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा। मुत्तकी साहब हमें रिमाइंड करा रहे थे, आप भेज रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया, तो आप अपने घर को पहले ठीक करें ना। तो आजकल 21st सेंचुरी में कैन यू अफोर्ड इट कि आप 2 करोड़ खवातीन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को बंद किया हुआ है, हजामों की दुकानें बंद हैं, आप एक खास तरह की निकर पहन के फुटबॉल खेल सकते हैं, आपने सारा फाइन आर्ट्स को बंद किया हुआ है। इस तरीके से स्टेट्स नहीं चलती। और अफगान जो है उन्होंने पिछले 20-25 साल में मुझे तो कुछ ना कुछ आई वुड से एक टेस्ट दिया है, वहां पे सिस्टम डेवलप हुआ था। दूसरा जो है एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, चाहे नेबर्स अभी देखें ईरान क्यों बात कर रहा है, उसके बाद रशिया है, चाइना है,
तुर्किया कतर का बहुत बड़ा रोल, गल्फ। आई थिंक बाय एंड लार्ज पीपल अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के इश्यूज क्या है और जेन्युइन चीज है, और मेरे ख्याल में इतना प्रेशर बढ़ेगा कि इधर दे एग्री पाकिस्तान के साथ, या फिर आई थिंक ये फाइनली अपनी रजीम से हाथ धो बैठेंगे। ये दो चीजें मैं फोर्स ही कर सकता हूँ, बाकी ये फुलझड़ियां वगैरह छोड़ते रहेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ थे, और पाक अफगान मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर बेनतीजा खत्म हुआ उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज में क्रिकेट का जिक्र किया था हमने, कहा जरा तफसील से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका की जो टीम है वो 37.5 ओवर्स में 143 रन बनाकर आउट हुई, और पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 25.1 ओवर में हासिल कर लिया। और पाकिस्तान की जानिब से अगर कारकर्दगी की बात करें तो साइम अयूब 77 रन बनाकर नुमाया रहे, और क्या खूब चले वो। बाबर आजम 27 और फखर जमान 0 के इंफरादी स्कोर पर पवेलियन लौटे। और मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 32 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और एक और जी बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा टाइटल है, बाबर आजम ने एक और संगे में ही अबूर कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल हो गए हैं, और वो ये एजाज हासिल करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। और परफॉर्मेंस तो जनाब जो थी हमारी टीम की, कहाँ कहाँ कोताहियां हुई, कहाँ कहाँ खामियां हुई, और अगर हम एक जो दूसरा मैच था वो भी जीत जाते तो पूरी क्लीन स्वीप हो जाता, व्हाइट वॉश हो जाता, उसका मजा कुछ और था। आपको लालची नहीं बनना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम वो कह रहे हैं ना कि क्रिकेट शायकीन ऐसे ही होते हैं दिल से। अभी मुझे सलीम खालिक साहब ने भी यही कहना है कि हमें बात करने के लिए हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, सुबह बखैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग भी ठीक होंगे उम्मीद है। बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम साहब, हिना इस वक्त बहुत लालची हो रही है और कह रही है कि क्लीन स्वीप हम लोगों को कर लेना चाहिए, और मुझे तो शुक्र मैं कर रहा हूँ कि हम लोग सीरीज जीत गए हैं। क्या ख्याल है आपका? चले आप हिना से बैट लगा लें कि अगर श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया तो आपको लंच करवाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है। इतना गैप आया नहीं, और अब नई सीरीज भी शुरू हो रही है श्रीलंका की टीम, और पाकिस्तान की टीम भी पहुंच चुकी है पिंडी में। कल मैच है, देखे ना, क्या हम कहते हैं कहाँ क्रिकेट होती नहीं, अब तो इतनी क्रिकेट हो रही है कि एक टीम जाती है माशाल्लाह, दूसरी टीम यहाँ खेलने के लिए आ जाती है जी। परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम देखें तो ज़रा अच्छी सीरीज हमारे लिए रही ओवरऑल, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है कि ने सीरीज जीती, लेकिन कुछ खामियां जो हमेशा की तरह नजर आती हैं, और खामियों की निशानदेही करना जरूरी है, उसी से इम्प्रूवमेंट आती है। जो आखिरी मैच था वो हमें जिताया स्पिनर्स ने हमारे, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की अबरार ने, वो अबरार जिसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सलीम खालिद साहब, या उसको हम इस प्लेयर को हमने हमेशा अपनी टीम के साथ देखा है, लेकिन खिलाया कभी नहीं जाता। जब खिलाया जाता है तो फिर वो परफॉर्म भी करता है, तो फिर मुस्तकिल तौर पर ही बना लें हिस्सा टीम का। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर मुस्तकिल हिस्सा टीम का बने हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, लेकिन अबरार को जब किसी को प्लेयर को निकालना होता है ना कि यार एक प्लेयर कम करना है, तो पहला नाम अबरार का ही करता है, हालांकि उनका नाम होना चाहिए। तो आपने देखा होगा उस दिन किस तरह उन्होंने 3 तो क्लीन बोल्ड किए और एक कॉट भी हैंड किया, तो देखें फील्डर्स की भी हेल्प उन्होंने इतनी नहीं ली, और अपने बलबूते पे जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। बाद में सलमान ने भी अच्छा परफॉर्म किया, नवाज ने भी, यानी 10 में से 8 विकेटें तो हमारे स्पिनर्स ही ले गए थे। आखिर में जो शाहीन ने 2 विकेटें ली, तो वो स्कोर इतना कम था कि पाकिस्तान को आसानी से जीतना चाहिए था, और यही हुआ। गो के फखर जमान दूसरी बॉल पे बोल्ड हो गए थे, लेकिन बाद में अच्छा साइम बहुत अच्छा खेले, और वनडे में यूजुअली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। बाबर के हवाले से अफसोस है कि 2 साल हो गए, 81 इनिंग हो गई, हर बार हम लोग यही तवक्को करते हैं कि आज शायद, लेकिन सलीम साहब बाबर फिर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए उनकी परफॉर्मेंस पहले की बहुत है ना, बहुत उन्होंने तसलसल से बड़े कई अरसे तक पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। तसलसल किसने तोड़ा? 2 साल से उन्होंने खुद तोड़ा कि अब वो स्कोर नहीं कर पा रहे। 2 साल हो गए उनकी परफॉर्मेंस का मैयार नीचे आया है, और 81 इनिंग हो गई है जिसमें उन्होंने मतलब कुछ सेंचुरी नहीं की, तो जाहिर है वो खुद भी इसमें बहुत ज्यादा अपसेट होंगे। अब पिछले मैच में भी वो लग रहा था सेट हो गया, अच्छी इनिंग खेलने वाले, लेकिन फिर रन आउट हो गया। और आपने कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा होगा या पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि फॉर्म उनकी अच्छी है, बस बड़ी इनिंग का एक इंतजार है जो हो सकता है श्रीलंका वाली सीरीज में ही सामने आ जाए। तो ओवरऑल हमने देखा कि परफॉर्मेंस हमारी बेहतरीन रही, लेकिन बॉलर्स ने हमें जितवाया। जब कभी ऐसा होता है कि ज्यादा रन
हो जाए या कम रन हम बनाए तो मुश्किल होती है। जैसे सेकंड मैच में हुआ था कि बस गिरते पड़ते हम लोग ले गए थे 269 तक, लेकिन उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पिटाई लगाई थी हमारी बॉलर्स की, तो वो तो लग रहा था कि 300 प्लस। तो ये पिच भी थोड़ी स्पिनर्स के लिए साजगार थी। तो यहाँ पर तो सलीम साहब, आपको लग रहा है कि अब कोई डस्ट सेटल हो रही है, हमारी जो अब टीम है उसकी शक्ल कुछ दिखाई देना शुरू हो गई है? देखिए, शक्ल दिखाई देना शुरू होती है एक सीरीज में, फिर वो धुंधली हो जाती है, एक हार जाती है तो फिर दोबारा दिखाई दे। मतलब कंसिस्टेंसी हमें लानी पड़ेगी और आई होप कि अभी वो सिलसिला शुरू हो चुका है कि जैसे आपने कहा कि एक शक्ल नजर आने लगी है, थोड़ा और शक्ल नजर आई है, सीरीज जीते फिर ट्राई नेशन जीते तो और नजर आया, फिर वर्ल्ड कप तक हम पहुंचे तो एक गोरी चिट्टी खूबसूरत सी शक्ल होपफुली। ये तो है। अच्छा सलीम भाई साहब, हसन नवाज को वनडे और T20 से रिलीज किया गया है, क्या बनता था या फिर उन्हें रखा जाना चाहिए था? देखिए, हसन नवाज को ये लोग सही तरह यूज कर नहीं रहे थे। ओपनर था, 7वें 8वें नंबर पे खिला रहे हैं और उसका माइंडसेट जो बना हुआ था, मतलब एक कोई भी ओपनर हो, वो जब देखता है कि यार बैठा हुआ है, दूसरों को खेलते देख रहा है, नंबर ही नहीं आ रहा, फिर जब वो आता था नंबर तो फ्रस्ट्रेट हो गया, उल्टा सीधा शॉट मार के आउट हो रहे थे। तो वही हमने पहले भी बात की थी कि इनकी जो परफॉर्मेंस हम पेपर पे देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार इसके तो 12 की एवरेज है, 10 रन बनाए इसमें, वो बाहर कर देंगे और वही वो। लेकिन अभी खैर अगर उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी तो ठीक है, आप मगर ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि एक टीम में आप 4-4, 6-6 ओपनर सेलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जाहिर है तो उनमें से 2 को है, बाकी को आपको फिर ऑड नंबर पे उनके खिलाना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी, फिर आप बाहर कर देंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि हसन नवाज पर यकीन क्यों नहीं और साइम अयूब पर इतना क्यों यकीन? और अभी आपको लगता है कि 77 रन के बाद जो है कुछ मैचों का ब्रेक आएगा जब दोबारा देखने को मिलेगा इनको परफॉर्म करते हुए? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया है, लेकिन मैं शायद समझता साइम अयूब आजकल तो खैर बॉलिंग का उनको एडवांटेज है, लेकिन एशिया कप में भी अच्छी बॉलिंग की, अभी भी अच्छी बॉलिंग की, तो वो कवर कर देते हैं बैटिंग ना हो, और एक आस उनको रहती है। और बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि उनके ऊपर ज्यादा एक कॉन्फिडेंस है। शायद हसन को भी इसी तरह अगर मुतवातर मौके दिए जाते, लेकिन प्रॉपर नंबर भी तो हो। आप 7वें 8वें नंबर पे खिला के 20 मैच भी खिला देंगे, शायद उनकी परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन अगर आप उनको ओपन कराएं, वन डाउन कराएं, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस आ जाए 2-3 मैचों के बाद। पहले भी उन्होंने परफॉर्म किया, सेंचुरी भी की हुई है उन्होंने, लेकिन अब जब आप इतने नीचे खिलाएंगे वो परफॉर्मेंस का मेयार तो खराब हो गई। क्योंकि देखें, अगर आपको जदीद क्रिकेट खेलनी है, आगे जाना है, दूसरी टीमों से कम्पीट करना है, तो आपको यंग लड़के इस तरह के टीम में डालने पड़ेंगे। इवन साइम को भी मैं कहूंगा, चाहे साइम हो, हसन हो, और भी कोई लड़का ऐसा नजर आ रहा है जो बेखौफ क्रिकेट खेलता है, तो आना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है कि हमें सीनियर्स को भी देखना है और प्लेयर्स हमारे सेट हैं, खेल रहे हैं अपने शुरू के नंबर्स पे, तो उनको हटा के जाहिर इनको खिलाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए खैर कम बैक करेंगे इंशाल्लाह, अभी तो याद नहीं इंशाल्लाह। अच्छा सलीम खालिद साहब, ये जिस सीरीज का हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका की जो 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज है जो शुरू हो रही है, आप क्या देखते हैं इसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस होगी? क्या विनिंग स्क्वाड को ही लेकर जाया जाएगा या फिर कुछ तब्दीलियां भी की जाएंगी आपके ख्याल में? देखें, डेफिनेटली मोमेंटम पाकिस्तान का बना हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रहेगी। शाहीन आफरीदी ने एज अ कैप्टन पहली सीरीज में अपने आप को बहुत अच्छी तरह साबित किया। जो तीसरा मैच जीते उसमें बॉलिंग की जो चेंजेस थी और जिस तरह इन्वॉल्व हुए थे वो प्लेयर्स के साथ भी, जिस तरह के राब्ता था फील्ड के अंदर भी, वैसे भी माइक हेसन लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी तारीफ भी बनती है कि उन्होंने भी अपना रोल बड़ी अच्छी तरह से निभाया। और अगर माइक और शाहीन की अच्छा कोऑर्डिनेशन बन गया वनडे में तो हम आगे जाएंगे। और जिस तरह आपने देखा होगा इन्वॉल्व होके वो करते हैं, कभी कभी बहुत ओवर भी हो जाते हैं कि बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस मैच में भी हमने देखा कि जब विकेट शुरू में नहीं मिल रही थी तो वो बिल्कुल बाहर आए, उन्होंने 1-2 बातें की, कभी कभी तो कोच की बातें लग भी जाती, सही भी हो जाती। तो अच्छा है, एक कैप्टन को साथ लेके चलेंगे तो टीम की परफॉर्मेंस का मेयार अच्छा रहेगा। तो सलीम श्रीलंका को अभी रिजवान के हवाले से बताएं, आपको लगता है वो इस सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा होंगे? देखिए, रिजवान की परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी भी नहीं है। रिजवान की परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा था तो हमें फील हो रहा था कि हमें इस टीम में तजुर्बे की जरूरत है। तो रिजवान है टीम में, को रहना चाहिए बिल्कुल। और 1-2 ऐसे प्लेयर पीछे होने चाहिए जिनके ऊपर आपको एतमाद हो कि यार ये आएंगे।
तो कुछ कर देंगे। लेकिन श्रीलंका का मैं कह रहा था कि हमें श्रीलंका को भी तरने वाला नहीं समझना चाहिए, खासतौर पे इस साल वनडे में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 10 मैचों में से 7 जीते हैं उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी उन्होंने दोनों मैच हराए थे, वो के आखिरी जो सीरीज न्यूजीलैंड में वो हार गए थे, लेकिन एक अच्छी टीम है। तो मुझे और उम्मीद कि यहाँ अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान टीम हम दुआगो हैं इसके लिए। और वैसे अली की बात ठीक है सलीम खान साहब, कि अब परफॉर्म करना शुरू हो गए जैसे आपने भी कहा, तो देखते हैं कि आगे ये मोमेंटम बरकरार है। आपका बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। एक टैलेंट से मुलाकात करवाते हैं आपको। पाकिस्तान ने कुवैत में मुनक़िदा एशियाई मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के उस्मान चांद और इमाम हारून ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उस्मान चांद ने स्कीट इवेंट में दूसरी पोजीशन के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वो 4 मरतबा आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इमाम हारून की बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नाज़रीन, उस्मान चांद 9 साल तक पैरा गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं, 9 बार नेशनल्स में गोल्ड जीत चुके हैं और 2015 से 2023 में खेले गए हर इवेंट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। जबकि 2012 में नेशनल जो शॉटगन है उस इवेंट में इन्होंने रिकॉर्ड 3 बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और कमोबेश 300 से ज़ायद मेडल जीत चुके हैं। मजीद इस हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से बात करने के लिए हमने आज उन्हें मदऊ किया है। हमारे इसमें मौजूद हैं उस्मान चांद साहब। कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले आ रहे हैं, उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही करेंगे। ये जो आपका एक्सपीरियंस था एशियन शॉटगन ग्रां प्री 2025 का, ये कैसा रहा और कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो ये बहुत था, क्योंकि हम इसके डिफेंडिंग चैम्पियन थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस दफ़ा भी इज़्ज़त रखी और हमने सिल्वर उठाया। और जो ज़्यादा इससे अच्छी बात थी कि मेरा जो जूनियर था इमाम, उसने भी ब्रॉन्ज मेडल इसके अंदर हमने दोनों ने लिया। ज़बरदस्त। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हमें। ये बताइएगा उस्मान कि आपने स्कीट का जो मुकाबला है उसमें ब्रॉन्ज जीता है। हमारे नाज़रीन को स्कीट के मुतालिक बताइएगा, कौन सा वेपन इस्तेमाल होता है और इसको टारगेट किस तरह से किया जाता है? स्कीट शूटिंग एक्चुअली ये क्ले टारगेट होता है, जो फ्लाइंग टारगेट्स हैं बेसिकली स्कीट शूटिंग के अंदर। और इसके अंदर 25 टारगेट्स खेले जाते हैं एक राउंड में और आपको 5 राउंड्स खेलने होते हैं। लाइक इट्स अ 2 days डायनामिक गेम। प्लेयर के ऊपर प्रेशर रखने के लिए ये गेम ऐसी डिज़ाइन की गई है। तो आपको 2 दिनों के अंदर 125 टारगेट्स खेलने होते हैं। 25 टारगेट्स का एक राउंड होता है आपका, विद डिफरेंट स्टेशन और डिफरेंट एंगल्स होते हैं उसके, ऑन डिफरेंट रेंजेस। 5 डिफरेंट रेंजेस पे बेसिकली खेला जाता है। तो उसके बाद 125 टारगेट्स के बाद आपका सुपर 6 निकलता है और फिर आपका पिछला क्वालिफिकेशन स्कोर सारा 0-0 कर देते हैं और एक दफ़ा फिर आपको नया चैलेंज दे देते हैं लाइक 60 शॉट्स का। फिर उन जो 60 शॉट्स में जो टॉप शूटर होते हैं 1, 2, 3, फिर आपकी जो है पोजीशन डिसाइड होती है। और जो क्ले शूटिंग है ये बेसिकली फ्लाइंग टारगेट्स है, आपको पहले भी बताया। दोनों साइड आपके दोनों साइड पे हाउसेज हैं, उसके अंदर आपकी मशीन्स हैं ऑटोमेटिक, उसमें से फ्लाइंग टारगेट आपका निकलता है जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर है और 70 यार्ड पे वो ड्रॉप होती है। तो आपको वो विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आपको वो दोनों शूट करनी है। राइट, वेरी चैलेंजिंग। और खास तौर पे कंडीशंस को अगर देखा जाए जो कि सेम नहीं रहेंगी किसी भी राउंड में, तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बताएं कि आपको इसका शौक कैसे पैदा हुआ? आपने कब डिसाइड किया कि आपको शूटिंग की तरफ जाना है और फिर इस तरह से कंपटीशन? मेरे ख्याल है काफी तो हमने आपके मेडल्स गिनवा दिए हैं, इसके अलावा कितने मेडल्स आपने पाकिस्तान के लिए जीते हैं, ये भी बताएं। मिस पाकिस्तान के लिए तो एशियन, इससे पिछला वाला जो था एशियन कप था वो भी कुवैत के अंदर ही अमीर ऑफ कुवैत ने कराया था। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ट्रॉफी जो थी वो हमारे पास थी, द बिग ट्रॉफी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो हम लेके आए थे। इसीलिए इस दफ़ा ये वाला ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि उसको करना था। और एशिया के 1, 2, 3 सारी पोजीशंस अच्छी हैं, लेकिन एशिया के अंदर सुपर 6 में भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनके साथ हम compete कर रहे हैं उनका काम ही वो है, लाइक सिर्फ शूटिंग और सिर्फ शूटिंग। आप क्या और काम करते हैं? मेरा सर्जिकल का बिजनेस है और समझे वेपन भी इनहेरिटेड मिला है और ये बिजनेस भी इनहेरिटेड है। जबरदस्त। तो वो दोनों शौक साथ काम भी और शौक भी चल रहा है। जो आपकी गेम है इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आई साइट है, क्योंकि आपने देखकर ही अंदाजा लगाना कि आपका टारगेट कितना दूर है, कितनी स्पीड से चल रहा है और फ्लाई कर रहा है।
बिल्कुल, इसके अंदर सारा कुछ कम्बो है ये। अच्छा। हैंड, आई और माइंड, इन तीन चीज का कॉम्बिनेशन आपका होता है, तो फिर आप टारगेट को एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो इसके अंदर डेफिनेटली आई कांटेक्ट तो सबसे पहले है, लेकिन माइंड क्लियर होना वो उसे भी ज्यादा जरूरी है। फोकस्ड रहना भी बहुत ज्यादा फोकस रहना भी जरूरी है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? प्रैक्टिस मेरे पास अपने सियालकोट के अंदर होम ग्राउंड रेंज है मेरी, जिसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। स्ट्रेट ऑफ द आर्ट तो नहीं आप उसे कह सकते, लेकिन स्टिल एक रेंज होने की वजह से उस्मान चांद है, ठीक है, मतलब वो एक रेंज होने की वजह से, क्योंकि आपके पास अगर घर में आपके पास रेंज नहीं है, डेली आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं कुछ भी कर सकते। तो काम बनने के लिए तो ये मुमकिन नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये रेंज जब खुद खेल चुके होंगे या अभी खेल रहे हैं, तो क्या बाकी लोगों के लिए भी ओपन करेंगे? हाँ जी, बाकी सबके लिए ओपन है। अच्छा, क्या आपसे सीखते भी हैं लोग? सॉरी, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ सीखते भी हैं, आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल, मैं ट्रेन भी कर रहा हूँ, और मोस्टली जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। उनके अंदर सबसे पहले तो मेरी अपनी बेटी ने शुरू किया हुआ है, तो इस तरह माम भी समझे अपना ही बच्चा है। इस दफ़ा माम की परफॉर्मेंस भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। सही। तो हम लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि मारूसी तौर पर आपको शूटिंग मिली है, बताइएगा। बचपन का शिकार खेलते थे, शिकार खेलते खेलते एक दफ़ा मेरे उस्ताद है जिन्होंने ये बीज लगाया, 2008 के अंदर हमें ये रेंज मिली। वो पहले की शूटिंग करते थे, तो उन्होंने बस एक दफ़ा मुझे ले गए इस्लामाबाद गन्स क्लब में। उधर मैंने नेशनल पहला खेला 2008 में। अच्छा। उधर फिर मैंने देखा कि नहीं, ये शिकार से ऊपर भी कोई चीज़ है जिधर आप अपना बता सकते हैं। हाँ जी, जिधर गेम ऑफ नर्व्स आ जाती है। सही। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो आपको मोटिवेशन समझते हैं, अपनी आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन उनके लिए शूटिंग एक एक्सपेंसिव खेल है, तो उस पे आप क्या कहेंगे उन्हें? और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या कोई सीखना चाहता है तो उनके लिए क्या कहेंगे? शूटिंग वैसे तो वाकई ये बहुत एक्सपेंसिव गेम हो गई हुई है, क्वाइट एक्सपेंसिव। और आपने जिस लेवल पे हम compete कर रहे हैं, उनके साथ compete करने के लिए हमें वी नीड लॉट ऑफ एमुनेशन। लेकिन ये बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मदद है कि हम थोड़ा भी चलाते हैं, जितना हमें मिलता है हम चलाते हैं, और परफॉर्मेंस हमारी अच्छी आ रही है। तो ओलंपिक्स का बताइए, क्या प्लान है आप? ओलंपिक्स का क्या प्लान है? इस दफ़ा ओलंपिक साइकिल शुरू करने से पहले था कि ज़रा बिजनेस को थोड़ा सा और स्टेबल कर ले, क्योंकि लास्ट ओलंपिक साइकिल में काफ़ी टाइम दिया मैंने शूटिंग को। तब मुझे था कि मैं थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को पाइपलाइन में करूं, स्ट्रीमलाइन सेट करें, और उसके बाद फिर ओलंपिक साइकिल ओपन हो तो फिर तैयारी करें। लेकिन इस दफ़ा ये स्पेशल गेस्ट था मैं, कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने, द अमीर ऑफ कुवैत ने जो थे, उन्होंने इन्वाइट किया था स्पेशल। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल मैं अभी ट्रेनिंग में भी नहीं था, लेकिन उनके वो उसके ऊपर मुझे फिर जाना था इनविटेशन के ऊपर, तो वो जाना गया था। वो अल्लाह ने ऐसे लिखा था हमारे लिए। लेकर आ गए, अभी आप प्रैक्टिस में भी नहीं थे, बिल्कुल तो फिर क्या करते हैं आप? बस ये गेम है, कभी बहुत भी प्रैक्टिस की हो तो कुछ नहीं होता, और कभी नहीं भी की तो हो जाता। तो आगे की क्या प्लान्स हैं अब आपके ओलंपिक्स के अलावा? ओलंपिक्स के अलावा, हाँ, वैसे तो मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया, क्योंकि ओलंपिक्स मेन गोल होगा आपका, लेकिन फिर भी उसके अलावा क्या सोचते हैं आप, किस तरह से लेके चलेंगे? हमें नए बच्चों को ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिर हम बात वो आ जाती है कि जिस वक्त हम शूटिंग के अंदर ओलंपिक इवेंट्स देखें तो वो 36 गोल्ड मेडल हैं। अभी अरशद नदीम का एक गोल्ड आया, तो आपने देखा है कि कैसे बूस्ट मिला है। तो शूटिंग के अंदर भी 36 गोल्ड मेडल हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो अगर जिसके अंदर जो एयर गन वगैरह वाली कैटेगरी है, उसके अंदर हम बच्चों को प्रमोट करें तो हमारे पास भी इधर से बहुत ज्यादा टैलेंट निकल सकता है। बहुत शुक्रिया, उस्मान चांद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कितना जिंग था उसके लिए, उनके लिए इसमें पार्टिसिपेट करना, वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हम दुआ करेंगे आगे भी इसी तरह मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीतते रहे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आपको ही मजा आएगा। टॉप ऑफ द ईयर हम फिर से हाजिर हैं। आपको बताएं कि किसी बड़ी अच्छाई के लिए वक्ती तौर पर झूठ बोलना दुरुस्त है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और अपने आप से झूठ बोलने के क्या नफसियाती और माशरती नुकसान होते हैं, हम आपको बताते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। झूठ के हवाले से मजहबी दुनिया जहान के जो मज़ाहब हैं वो झूठ के हवाले से क्या कहते हैं आप बखूबी जानते हैं। फिलासफर क्या कहते हैं दोस्तों, इसकी ये कहते हैं कि डोंट लाई टू योर सेल्फ, और उसके बाद एक पैराग्राफ है, आप गूगल कीजिएगा, डोंट लाई टू योर सेल्फ। दोस्तों इसकी उसने मुझे हिला के रख दिया था, क्योंकि उन्होंने 4-5 स्टेजेस गिनवाई हैं और उसके बाद इंसान को एनिमल या उससे भी नीचे सतह पे गिरता हुआ दिखाया।
कि अपने आप से झूठ बोलना। जिस तरह हम कहते हैं कि इस तअस्सुबात में कन्फर्मेशन बायस तअस्सुबात की माँ है, बिल्कुल इसी तरह इंसान की तरक्की और स्पेशली रूहानी तरक्की में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों की जो माँ है वो है लाई टू योरसेल्फ, यानी अपने आप से झूठ बोलना। अब ये झूठ है, इसके वाले से जो साइकोलॉजी ने काम किया है वो उसमें ये किया कि 5 या 6 टाइप्स के झूठ होते हैं, और उसमें से एक वाइट लाई है जो हमारे यहाँ गलत तर्जुमा होता है। हम उनको कहते हैं सफ़ेद झूठ, शायद वो झूठ होता है जो बहुत बड़ा कोई झूठ होता है। वाइट लाई या सफ़ेद झूठ वो झूठ होता है जो आप चाहते हैं कि मसलन एक बच्चा जो है उससे एक माँ पूछती है कि तुमने टूथपेस्ट किया या नहीं किया, और वो बच्चा इसलिए झूठ बोले कि माँ को तकलीफ होगी, यानी दूसरे को तकलीफ से बचाने के लिए अपना नुकसान कर बैठना, क्योंकि बच्चा अपना नुकसान किया, उसने दांत साफ नहीं किया, यानी कुछ इस तरह का झूठ जिसमें आप अपना नुकसान आपको गवारा हो लेकिन दूसरे की तकलीफ गवारा ना हो। इसको वाइट लाई कहते हैं, जो हमारे यहाँ गलत होता है, सफ़ेद झूठ। झूठ के हवाले से मतलब हसन इलियास साहब और हमजा लिबासी साहब हमारे मेहमान हैं। मैं चाहता हूँ कि झूठ जो है, हम देखते हैं कि सच की भी ना कुछ लिमिट है। मतलब आपके माँ बाप होते हैं, कई काबिल एहतराम रिश्ते होते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, जिसको कहते हैं हिकमत के तहत आपको करना पड़ता है। कितनी क्या लिमिट्स हैं इस्लाम में झूठ के हवाले से? इस्लाम में मुब्तदा भी सच्चाई है और ख़बर भी सच्चाई है। ठीक है, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने ये दुनिया इम्तिहान के उसूल पे बनाई है, इस दुनिया में मैंने खैर और शर को रख दिया है, खैर और शर को रखने के बाद मैंने तुम्हें इरादा और इख्तियार दिया है। ठीक है। इस इरादे और इख्तियार में तुमने अपने आप को पाकीज़ा तर बनाना है। क्यों बनाना है? इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी जन्नत का अबदी शहरी बनाना चाहता हूँ। उस शहरियत का इस्तेकाक किसी ऐसे बंदे को हासिल नहीं हो सकता जो झूठ बोलता है। झूठ क्या है? झूठ बदअखलाकी है। हकीकत कुछ और हो और आप उसको कुछ और बनाकर बयान करें। हकीकत को आप तब्दील करते हैं तो खुदा की स्कीम को तब्दील करते हैं। अल्लाह ताला कोई गवारा नहीं है। एक बंदा मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। किसी भी सूरत में आपको झूठ नहीं बोलना। बाज़ इस्तरारी कैफियत पेश आती है, उसके अंदर आप सच्चाई को बयान करें तो जान पर ख़तरा हो सकता है। उस मौके पर सच्चाई को ना बयान करना ये दीन में गवारा है। इसको झूठ कहते ही नहीं। समझ, इसको झूठ कहेंगे नहीं। इसको झूठ कहते ही नहीं। किसी रिश्ते को बचाने के लिए, किसी रिश्ते को बचाना है, अपनी जान को बचाना है, 10,000 इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आप मौके की मुनासबत से बात करते हैं, आपको पता है सोसाइटी अभी तैयार नहीं है, यहाँ पर मैंने ये बात की तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। 10,000 इम्कानात इस की सूरत में पैदा हो सकते हैं। वहां पर यह बहस नहीं होती कि झूठ जायज हो गया, तो झूठ होता ही नहीं है। तो हमारा दीन हमें ये बताता है कि इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? खुदा का वजूद। जब उसका तुमने इकरार कर लिया तो उसके बाद छोटे मामलात में कोई तसव्वुर ही नहीं पैदा हो सकता कि बंदा मोमिन झूठ बोले। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है ईमान लाने के बाद, वो सच्चाई के साथ खड़ा होना है। और सच्चाई का मामला ये होता है कि जब आप छोटे झूठ बोलते हैं ना, तो आप बड़ी सच्चाई से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। हो नहीं सकता कि आदमी छोटे झूठ बोले और बड़ी सच्चाई का एतराफ़ करे। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। झूठ बच्चे देता है। आप पहले अपने आप से झूठ बोलते हैं, फिर माशरे से झूठ बोलते हैं, फिर दुनिया से झूठ बोलते हैं। और ये आप इसको मुदस्सिर इसकी जो है वो बड़ी कमाल इस पे उनकी दस्तरस है इंसानी नफ्सियात पे। तो इस पे आप ये जो अपने आप से झूठ बोलना है, मसला ये है कि इसका जिस तरह हम अकली तासुबात का शिकार होते हैं ना, तो हमें मालूम नहीं होता कि हम यहाँ पे तासुब बरत रहे हैं, क्योंकि वो ट्रिकी होते हैं। इसी तरह अपने आप से झूठ बोलना ट्रिकी है ना। तो ये तो बहुत ही इंसान कॉन्शियस होकर और बहुत ही अपना कोई एनालिसिस करे तो तब पता चलता है कि दिन में आज मैंने 26 दफ़ा तो अपने आप से झूठ बोला है। तो आप इसके वाले से कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए, इंसान को और किसी को पता हो ना हो, इंसान को खुद ये पता होता है कि मैंने दूसरे से झूठ बोला है या अपने आप से झूठ बोला। और मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में जब मैंने फ़ैसला किया कि अपना रास्ता दुरुस्त करना है, अपने आप को कोशिश करनी है कि खुदा के दीन पे जिस हद तक मुमकिन है चला सकूं, आखिरत में अपनी बचत करवा सकूं, मेरा ख्याल है कोई एक चीज़ अगर कहें मैंने चेंज की और उसने बाकी सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ठीक कर दी, तो वो ये था कि मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। झूठ बोलना बंद किया, एवरीथिंग एल्स स्टार्टेड फिटिंग इनटू द राइट बॉक्स। कुरान के अंदर भी जब नज़र डाली तो अल्लाह ताला ने भी जिन लोगों को अपनी जहन्नम से डराया है, और इवन ईमान के मामले में भी वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। आप देखें, जो लोग ईमान नहीं लाते, एक तो ना गलती लग गई, इल्मी गलती लग गई, ला इल्मी थी, पैगाम नहीं पहुंचा, आप देखें उनको अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं कहा। जिन लोगों को सज़ा का हकदार करार दिया वो लोग थे कि जिनको हक बात समझ आ गई, उसके बाद वो अपने आप से भी झूठ बोल रहे थे, वो लोगों से भी झूठ बोल रहे थे।
तो अल्लाह ताला के यहाँ भी जो झूठ है वो असल में काबिल सजा जुर्म है। अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करके देखा मैंने कि एक चीज़ पे काबू पाया बाकी सब ठीक हो गए। और अपने से बढ़कर जब मैं मुआशरों को देखता हूँ तो दुनिया के अंदर जो मुआशरे तरक्की कर रहे हैं, आप और मैं और सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि अगर उनमें कोई एक ट्रेट है तो वो यही है कि वो लोग झूठ नहीं बोलते। वहाँ पे बेईमानी नहीं है, झूठ नहीं है, चाहे वो सियासी मामलात हों, कारोबारी मामलात हों, रोज़मर्रा के मामलात हों, झूठ नहीं है। तो झूठ, हाँ एक्सेप्शंस असाइड, जैसे आप लोगों ने पहले तवज्जो दिलाई, लेकिन एक्सेप्शंस के अलावा झूठ को अगर सिर्फ निकाल दें बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाए। खुदा की स्कीम भी यही है और इंसानी माशरों का जो तज्जिया है बिल्कुल साफ इस यूनिवर्सल ट्रूथ को हमारे सामने। एक नुक्ता मैं और यहाँ शामिल करता हूँ। देखिए, आपके पास जो भी हकीकत, फ़लसफ़ा, फ़िक्र मौजूद है ना, अगर सोसाइटी के अंदर आपका कैरेक्टर मुजस्सम है कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, उसकी वैल्यू आपसे आप पैदा होनी शुरू हो जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाहिलियत में भी वही लोग बेहतर थे जो इस्लाम में बेहतर है। खयारुकुम फिल जाहिलिया खयारुकुम फिल इस्लाम। ये जो तुम्हें बड़े बड़े लोग नजर आते हैं ना इस वक्त इस्लाम के बाद, ये अबाकर, ये अलमई, ये नाबगा, ये उस वक्त भी बेहतर थे। और खुद पैगम्बर का आप करेक्टर देखें, जो खड़े होकर कहते हैं कि कहूँ अगर इस पहाड़ के पीछे काफिला आ रहा है, मानोगे? उन्होंने कहा मानेंगे हम आपकी बात। तो करेक्टर एक ऐसी चीज़ है। मुझे वाकया एक याद आ रहा है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हमारे उस्ताद उस्ताद हैं मौलाना हमीदुद्दीन फराही। जी। आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम, दुनिया के अंदर इल्म का धारा उन्होंने तब्दील किया। अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके जायदाद का कोई तनाज़ा, वो कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम में पढ़ाते थे, तो उनके वालिद साहब का तनाज़ा हो गया उनके चचाओं से और बाकी आइज़ा से। तो अदालत में उनके चचा ने ये कहा, जो फरीक़ मुखालिफ हैं, कि इस मामले में अगर हमीदुद्दीन गवाही दे दें तो जो वो कहेंगे हम मान लेंगे। तो अंग्रेज़ जज ने फाइल बंद करके कराची भिजवाई और उस फाइल में दोनों का केस मौजूद था। बगैर किसी तरद्दुद के मौलाना हमीदुद्दीन फराही ने अपने वालिद साहब के खिलाफ फतवा दिया कि ये गलत है, ये ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि उस शख्स की जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा है वो मेरी नज़र में सानवी हैसियत रखता है, उसका करेक्टर पहली हैसियत रखता है। यानी ये सच्चाई थी कि जो अपने वालिदैन, हमारा दीन क्या कहता है, सच और हक बात की गवाही दो, अगरचे वो अपनों के खिलाफ हो, अगरचे तुम्हारे अपने नफ्स के खिलाफ हो, हक बात की गवाही दो। तो हमारा दीन हमें ये बताता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी अजीमत है वो इंसान का करेक्टर है, सच्चाई के साथ खड़े होना है। और आप एक दफ़ा सच बोलने के साथ खड़े हो जाएं। खौफ होता है ना सर, ये होता है कि सच बोलूँगा तो लोग का क्या ख्याल करेंगे। मैंने ये देखा, आप सच बोल दें गलती पे, अल्लाह लोगों के दिलों में आपका रूप बिठा देता है। कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। दो चीज़ें मेरी, एक तो ये आ रही है कि झूठ कैसे पूरी सोसाइटी को खा जाता है। आप इसकी एक मिसाल ये लीजिए कि अगर यहाँ पे गोश्त में जो पानी भरा जाता है उसको ताकि वज़न हो, एक झूठ है, और उसके बाद प्राइस जो मार्केट डिटरमिन करती है अब वो उस हिसाब से होगी। अब एक ऑनेस्ट आदमी अगर इस ऐसी सोसाइटी में आ भी जाए, अब वो कहे कि मैं ये काम नहीं करूँगा बल्कि ऑनेस्टी से असली वाला यानी प्रॉपर गोश्त बेचूंगा, तो मसला ये है कि वो मार्केट जो प्राइसेस डिटरमिन की हुई हैं, मार्केट प्राइसेस, वो तो 2 नंबरी और झूठ पे मबनी है। तो यहाँ पे एक ऑनेस्ट आदमी का या उनका सर्वाइवल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चल जाएगा। और आप इमेजिन कीजिए कि आगे जो माशरा क्या रुख इख्तियार करेगा। एक BBC के एक नुमाइंदे ने एक गिलगित बल्तिस्तान के एक शख्स से पूछा कि तुमने ये जो $40,000 फलां टूरिस्ट को पीछे भाग के वापस किए हैं, तो ये तुम रख लेते तो क्या इसमें कोई मज़ायक़त तो नहीं था, मतलब तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम खुद वेटर हो। तो वो बार बार एक ही बात कर रहा था कि हाँ ये मेरे मसले तो हल हो सकते थे लेकिन ये पैसे उसके थे। और वो फिर कहता है कि नहीं, आपके जहन में कोई ख्याल नहीं आया कि अगर एक दफ़ा आप पास रखते तो आपका अपना एक होटल आप बना सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं हाँ ये ख्याल आया मेरे जहन में, लेकिन मसला ये है कि पैसे उसके थे। अब ये जो वो समझ नहीं पा रहा था कि पैसे रखे कैसे जाते हैं, ये वो बंदा है जो अपने आप से झूठ नहीं बोलता और फिर वो अखलाकी उस लेवल पे चला जाता है जहाँ पे उसको ये समझ नहीं आती कि किसी के पैसे रखे कैसे जाते हैं, उसको पता ही नहीं है, वो इस मामले में माजूर है, उसको मालूम ही नहीं है। तो अखलाकी हवाले से इस दर्जे पर तभी आप पहुँच रहे हैं जब आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते और दूसरों से झूठ नहीं बोलते। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक
बैक टू एक्सप्रेसो जी। पाकिस्तान में खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में एक नहायत अहम और तारीखी इवेंट होने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी ICAS 2025। ये कॉन्फ्रेंस 18 से 20 नवंबर तक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी, जहां दुनिया भर के साइंसदान, मुहक़्क़ीन और माहिरीन खला शिरकत करेंगे। और इस साल का मौजू है पायदार तरक्की के लिए खला, यानी स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मकसद खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए आलमी चैलेंजेस के हल तलाश करना और एक बेहतर मुस्तकबिल की समत पेशकदमी करना है। ये कॉन्फ्रेंस दरअसल IST की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग और स्पार्को की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस को यकजा करके एक जामे आलमी प्लेटफॉर्म तश्कील दे रही है, जहां तहकीक और ताउन के नए दरवाजे खुलेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पार्को के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर नजम अब्बास। जानते हैं कि ICAS 2025 के पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत रखती है ये, और ये इवेंट किस तरह मुल्क में खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के नए बाब रकम करेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ICAS 2025 कितना अहम संग मील होने वाला है? जी जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हम हमेशा से बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 2025 बहुत अहम रहा है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है। और पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम किया जाए, और ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी कि जहां पर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, स्पेस एजेंसीज के लोग और इंटरनेशनल स्पीकर्स एक जगह पर इकट्ठे होंगे और यहाँ पर बात की जाएगी स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और जिस तरह से भी आपने बताया कि स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका जो थीम है इस बार का ये है, तो इस थीम के इंतखाब के पीछे क्या सोच है? और स्पार्को जो है वो किस तरह से पायदार तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? और डेफिनेटली आज हम अमन और तरक्की के लिए साइंस का आलमी दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जो इसका मौजू है, जो इसका इस दफा का थीम है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। यूनाइटेड नेशंस बात करता है स्पेस फॉर ऑल की, और इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आम जिंदगी में लोगों के लिए शामिल किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी के मसाइल हल हों। उसमें रिमोट सेंसिंग, GIS, मिनरल्स, जियोफोरेंसिक, जियो हेल्थ, इस तरह के जितने भी मौजूआत हैं उन्हें हम इस कॉन्फ्रेंस में टच करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें 8 ट्रैक्स हैं जिसमें हम एरोस्पेस, एस्ट्रोनॉटिक्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस लॉ एंड पॉलिसी, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, तो हम इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के तमाम शोबों को बीच में लेकर आए हैं। और इसमें जो माहिरीन जो बाहर दुनिया से आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 70 से ज्यादा जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। इसमें 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और 40 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप देखें तो एक तरफ स्पेस एजेंसीज हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज हैं और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एकेडेमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबको एक जगह यकजा करेगा और सब मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और वो चीजें जिसके लिए हमेशा से स्पार्को कोशिश करता रहा है, जैसे अभी पिछले दिनों में, पिछले 2 सालों में हमारे 4 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, वो सैटेलाइट्स भी अगर आप देखें तो उनके पीछे भी जो मकसद है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट, तो डॉक्टर नजम ये भी बताइएगा जी, कॉन्फ्रेंस जो है स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इस तरह से मुनक्किद हो रही, तो दोनों इदारों का जो बाहमी ताउन है किस नौयत का है? देखिए, स्पेस पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो कि नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है, वो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान की नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछले 25 साल से काम कर रहा है। दुनिया भर में यही मॉडल चलता है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री मिलकर काम करते हैं तभी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो टेक्नोलॉजी है उसके बेसिक्स जो हैं, जो इंक्यूबेशन है, दैट इज डेवलप्ड एट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पार्को इज एट द हायर लेवल टू
monitor and design and maneuver everything. Right. अच्छा डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे को बैनुल-अक़वामी मेयार तक पहुंचाने के लिए स्पार्को जो है वो कौन कौन से नए मंसूबों पर इस वक्त काम कर रहा है, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसे आपको पता है कि पिछले ही दिनों हाइपर स्पेक्ट्रल एक सैटेलाइट स्पार्को ने लॉन्च किया और अगले सालों में स्पेस मिशन डिजाइन है पाकिस्तान का, जैसे कि आपने मीडिया में भी सुना कि पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट भी स्पेस में जा रहे हैं, फिर ल्यूनर मिशंस भी डिजाइन है। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से काम कर रहा है और अब हम ये कह सकते हैं कि हम दुनिया में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी की जो पेस है हम उसके साथ चल रहे हैं। राइट तो डॉक्टर साहब, आखिर में नौजवानों और तलबा के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो स्पेस साइंस या टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत मुख्तसर सी बात कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस वक्त जिंदगी के हर शोबे में शामिल है, चाहे वो मेडिसिन है, टेलीकम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, एग्रीकल्चर है, इवन लॉ एंड पॉलिसी है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना शौक रखते हैं तो वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर शोबे को पाकिस्तान की तरक्की से मंसूब कर सकते हैं और उन्हें हर शोबे को स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक होकर, चाहे वो एआई की बात हो, डेटा साइंस की बात हो, मशीन लर्निंग की बात हो, सबको इस शोबे में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे होनहार लोगों की जरूरत है जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मजीद जिद्दत पैदा कर सके। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो स्पार्को का बेसिकली विजन है वो यही है कि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की से जोड़ा जाए, जिसका भी आपने जिक्र भी किया। तो बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जो इस साइड पर आना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, अपॉर्चुनिटीज कभी भी कम नहीं होती। इस वक्त रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस दुनिया भर में एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का जो ताल्लुक है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, हर चीज से है। तो ये समझना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर साइंस में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, मैकेट्रॉनिक्स में, दे ऑल आर लिंक्ड टू द बिग सिस्टम ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पेस साइंस नहीं है बल्कि सैटेलाइट्स की डेवलपमेंट, सैटेलाइट्स के डेटा की प्रोसेसिंग और फिर उस डेटा को आम लोगों की जिंदगी में लाने के लिए एप्लीकेशंस डेवलपमेंट है। अगर हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, हम सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं, हम फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, हाँ किसी भी शोबे की बात करें वहां पर सैटेलाइट डेटा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हर शोबे में तरक्की के भी चांसेस हैं और उसमें एक्सेल करने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। डॉक्टर नजमास, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, आईकैस्ट से बताने के लिए और ये बताने के लिए कि जो एक लार्जर इकोसिस्टम है स्पेस टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का, वो अब दुनिया में हर शोबे को टच कर रहा है और वहीं से डाटा मौसूल किए जा रहे हैं, जिसके बाद तरक्की की राह पर जो अक़वाम है वो गामजन है। और हमें भी जल्द से जल्द अपने नौजवानों को इसी पटरी पर चढ़ा देना चाहिए क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि हम कदम से कदम मिला के चलें। और इससे है ना, आपको पता है कि ये सिर्फ अमन के लिए नहीं, जिसका आज दिन मनाया जा रहा है कि अमन और तरक्की के लिए जो साइंस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है बल्कि दिफा के लिए भी है, जो हमने मई में करके दिखाया। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक और टैलेंट से मुलाकात आपकी करवाते हैं। एक ऐसी बासलाहियत फनकारा जो अपने आर्ट से ना सिर्फ खूबसूरती बिखेरती हैं बल्कि उम्मीद, हम आहंगी, एहसासात का भी पैगाम देती हैं। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बख्तावर हसन की, जिन्होंने इंजीनियरिंग की मसरूफ जिंदगी और माँ होने की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने जज्बे यानी कि आर्ट को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे अपना नया करियर भी बनाया है। बख्तावर कार्टून्स बनाती हैं, पोर्ट्रेट, शादी की मुसव्वरी भी करती हैं और कुदरत, मुआशरा, मजहब, सकाफत और इंसानियत, यही उनकी
उनके फ़न की रूह है। उनके आर्ट वर्क में खूबसूरती के साथ साथ फ़िक्र भी है और कभी कभी एक मुस्कुराहट भी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उनका मंसूबा 10 पोर्ट्रेट्स ऑफ इंस्पायरिंग पाकिस्तानी विमेन नुमाइश का हिस्सा बनना उनके सफ़र की एक बड़ी कामयाबियों में से एक है। और बख्तावर हकीकत पसंद हैं और स्टाइलाइज्ड कार्टून्स बनाती हैं, दोनों अंदाज में ये काम करती हैं। बख्तावर कैंगरू मदर केयर मुहिम का भी हिस्सा हैं और ये उन्हीं की मुहिम है। पैरामाउंट बुक्स जो है कहानियाँ जो हैं उसमें तस्वीर भी इनकी शाया हो चुकी हैं। मज़ीद इंस्पिरेशनल खातून बख्तावर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी कामयाबियों के हवाले से उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बख्तावर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस फ़न का आगाज़ कैसे हुआ, इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? क्योंकि इंजीनियरिंग की एक मसरूफ़ ज़िंदगी से आर्ट की दुनिया तक का जो सफ़र है आपका, ये कैसा रहा? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, टू लेट मी शेयर ऑल ऑफ दिस। आई बिलीव कि मेरा जो आर्ट का शौक़ है वो 4 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो गया था। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ था और मेरे वालिदैन भी क्योंकि बहुत क्रिएटिव रहे हैं हमेशा से, तो वो मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करते रहे। एंड ऑल्दो आई चूज इंजीनियरिंग एज अ डिसिप्लिन, और बहुत से लोगों के माइंड में ये है कि इंजीनियरिंग एक ड्राई फील्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड अपने अंदर आर्ट का एक हिस्सा रखती है। और इंजीनियरिंग में भी हम बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनके अंदर इमेज प्रोसेसिंग और इस तरह की डिटेल्स होती हैं। So I believe कि I was never away from art, I never left it and I had it in my blood. बिल्कुल बख्तावर, यही पूछना चाहता था क्योंकि अब तो हर चीज़ में ही हमें नज़र आना शुरू हो गया कि इंजीनियर्स जो हैं दाखिल हो रहे हैं, कभी वो माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, कहीं वो जो है ना ट्रैवलर बने हुए हैं, कहीं वो आर्टिस्ट बने हुए हैं और कहीं हमें एक्टिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि क्या आपको कहीं से ऐसी सपोर्ट मिली जो टेक्निकल किस्म की थी कि आप अपना आर्ट वर्क तरतीब दे सकती? क्योंकि कई चीज़ें जो हैं आप मशीन्स भी बना रही हैं और मशीन्स जो हैं इस आर्ट को तकवीयत देती हुई नजर आती है हमें। बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि जो सारे डिसिप्लिन्स हैं वो आर्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और आर्ट को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने में डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी और एप्स इनका बहुत हाथ है, क्योंकि इसके ज़रिए आप बहुत स्पीड से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और विद मिनिमल एफर्ट। तो जो भी इंसान की पढ़ाई होती है वो उसके काम हर वॉक ऑफ लाइफ में आती है, और आई थिंक सब डिसिप्लिन्स ही इंटरकनेक्टेड हैं और हम सभी किसी ना किसी फॉर्म में आर्टिस्ट ज़रूर हैं। ये तो आपने बड़ी प्यारी बात की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने आर्ट वर्क को किस तरह डिफाइन करेंगी, किस तरह का आर्ट, किस तरह का काम आप करती है? दूसरा, हमें बहुत ज़्यादा मजहबी और सकाफती जो है और समाजी हमांगी का एक अंसर नज़र आता है आपके आर्ट वर्क में, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? थैंक यू सो मच। मुझे मेरा आर्ट शुरू में, मुझे जहाँ पर मैं ड्रिवन थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आर्ट को सिर्फ खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे इंसान को शऊर आता है तो उसमें वो ये चीज़ें भी समझता है कि अगर आपका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जैसे एक राइटर लिखता है और एक आर्टिस्ट जो है वो विजुअल डोमेन में कोई चीज़ क्रिएट करता है, तो मैं कुछ भी बनाने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करती हूँ कि मैं ये चीज़ क्रिएट कर रही हूँ, इसका मकसद क्या है। मेरी कोशिश होती है कि कोई बामकसद चीज़ बनाई जाए, और जैसे हमारे इर्द गिर्द इतना स्ट्रेस नज़र आता है और इतनी कभी कोई अच्छी हैपनिंग्स होती हैं और कभी कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स भी होती हैं, तो मेरा ख्याल होता है कि कुछ मैसेज बेयरिंग, कुछ थॉट प्रोवोकिंग आर्ट वर्क क्रिएट किया जाए, बिकॉज एज इट इज़ फेमसली सेड, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो बिल्कुल ऐसा ही है। पिक्चर्स जो है ज्यादा डिफाइन कर पाती हैं, लफ्ज अक्सर लोग जो है मिस आउट कर जाते हैं उनके मतलब, लेकिन पिक्चर्स के मतलब मिस आउट नहीं करते। बख्तावर, ये बताइएगा कि बतौर एक माँ और आर्टिस्ट आपने अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज किया, जो ये वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है, ये इसका तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा आपने? अच्छा, इसमें मेरी ये राय है कि अगर आप एक स्टे एट होम मदर हैं और अगर आप घर से काम करते हैं, आप अपनी स्किल बेस्ड कोई अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए बैलेंस को बरकरार रखना ज़्यादा आसान बना देता है, क्योंकि एक 9 to 5 जॉब जो है वो आपको काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देती है। और एक खातून की ज़िंदगी में बहुत से मरहलात आते हैं जिसमें कि कभी कभी वो चीज़ों के साथ कीप अप नहीं कर पाती।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 9 to 5 जॉब नहीं है, इसमें जैसे अगर आपका बच्चा छोटा है, वो सो जाए उस वक्त भी आप अपना काम कर सकते हैं। कोई दिन ऐसा भी हो सकता है जिस दिन आप अपना काम ना कर सकें। एंड आई वुड से कि इसमें एक सपोर्टिव स्पाउस और एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट जो है, वे ऑफ लाइफ, वो बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो दोनों ही मैसर हैं। ज़बरदस्त। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वाकई ये दोनों मैसर हों तो आप आज़ादी से और सुकून से अपना काम कर सकती हैं। अच्छा, स्टार्ट में भी जिक्र हुआ, आपने भी कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आर्ट जो है वो आपका पेन, जो आपका दर्द है वो भी एक्सप्लेन करता है। कोई ऐसा लम्हा जब आपने अपने एहसासात को कैनवस पर उंडेला हो, या फिर आपके लिए सबसे जज्बाती या यादगार पेंटिंग आपकी कौन सी है? It will be very difficult to pick one, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने it's been 8 years since I'm doing this, और इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझसे सेंटिमेंटल वैल्यू वाले पोर्ट्रेट्स बनवाए। जैसे कुछ ब्राइड्स थी जो अपने वालिदैन को खो चुकी थी, लेकिन उन्होंने पोर्ट्रेट के ज़रिए अपने वालिदैन को अपनी शादी में, अपनी तकरीब में शमूलियत का हिस्सा बनाया, कार्ड्स पे उनके पोर्ट्रेट्स बनवाए। तो दैट वाज रियली मूविंग, और वो मेरा ख्याल है कि दर्द को डिपिक्ट करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। उसके अलावा जो इंसानों के साथ, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और आए दिन हम न्यूज़ में ऐसी चीज़ें सुनते हैं, तो इट मेक्स मी फील समथिंग। और क्योंकि मेरी विंडो टू वर्ल्ड जो है वो आर्ट से रिलेटेड है, तो मैं विजुअल डोमेन में काम करती हूँ, तो नेचुरली वो चीज़ मेरे काम में नजर आती है, बिकॉज लाइफ इमिटेट्स आर्ट एंड आर्ट इमिटेट्स लाइफ। राइट बख्तावर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आप जैसी माओं को और भी ज़रूरत है जो घर पर अपनी जिम्मेदारियां तो निभा ही रही हैं, साथ साथ जो एक जिम्मेदारी आपकी अपनी जानिब बनती है कि आप अपने करियर में क्या करना चाहती है, उसको भी निभा रही हैं। तो ये जज्बा बहुत कम लोगों में है और आपके देखा देखी और भी लोगों में पैदा हो जाएगा, जिससे हम तरक्की करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे बरसगीर के मारूफ मौसीकार फिरोज निज़ामी साहब को। उनके मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। निज़ामी 15 नवंबर 1975 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनकी तरतीब दी गई धुनें आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।